ये क्या उद्देश्य है? थोड़ा देखिए, जानकारी क्या है? इसको समझने के पहले के लिए जी जी। एक बार पहले आप अपना परिचय दें जरा। जी, मैं राजन गुप्ता मेरा नाम है, लखनऊ से मैं हूँ। आप क्या और काम मैं करते हैं, उम्र क्या है आपकी? जी, मेरी उम्र हो गई सर, 34 साल हो गया। 34 साल है। और काम क्या करते हैं आप? मैं पर्दा फास्ट टुडे में काम करता था, मैगजीन आती थी हमारी। हाँ, किस में काम करते हैं? पर्दा फास्ट टुडे मैगजीन आती है। ओके, बहुत मंथली सुंदर, बहुत में सुंदर। काम। तो आप राजेंद्र जी, रातों पर भी। राजेंद्र जी, पार्डन मी, जी जी। आप मुझे तो जानते ही हैं ना? जी जी, हाँ आपका देखा, अभी जीते आ चुके हैं। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन हूँ। जी और अब ये मिशन कह रहा है कि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने जी। जी देश को बदल पाएंगे। जी। जी, बड़ी बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ये बहुत बड़ी बात है जी सर। और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी जी। मतलब इतना बड़ा बदलाव होगा कि राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। जी जी। और उनका विलुप्त होना बहुत आवश्यक है महापरिवर्तित भारत के। जी जी। क्योंकि बिना इन राजनेताओं के विलुप्त हुए जी आपको अच्छा भारत मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि ये राजनेता ही उस मार्ग के बाधक हैं। जी। राजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं और जी मैगजीन में काम करते हैं, मैं जी। आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके राजनेताओं ने देशवासियों के साथ षड्यंत्र किया है जी और देशवासियों को अंधेरे में रखकर, भ्रम में रखकर, जी। डरे जी हुए अंग्रेजों से साठगांठ की है? जी। जी। और 700 करोड़ रुपए 1947 में जी। आरबीआई अकाउंट की बैलेंस शीट के अनुसार अंग्रेजों को ट्रांसफ़र किए गए। और जिन अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, हमें अपमानित किया, जिन्होंने हमारे वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को बीच सड़कों पे जो है लाठियों से कूट कूट कर, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने जलियांवाला बाग में शांति से बैठे लोगों को गोली से भून दिया, ऐसे अंग्रेजों को हमारे इन राजनेताओं ने ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके उन्हें ससम्मान विदा किया। और वो भी डरे अंग्रेजों को, जो भारत को नहीं संभाल पा रहे थे, जो चारों तरफ बगावती तेवर से बुरी तरह से डर गए थे। और ये डर जो है और कोई नहीं, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश आर्म्ड, कमांडर इन चीफ लॉर्ड आचिनलेक, जो कि कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म फोर्सेस हुआ करते थे, जो सीधे जो है उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉबिल को रिपोर्ट करते थे। उन्होंने लिखा है, उनके पत्र जो है पब्लिश हुए हैं, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं और इन बगावती तेवर के लिए लाल किले में जो आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है, उसके कारण चारों तरफ देश में विद्रोह और बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। यदि अंग्रेज सुरक्षित भारत से जाना चाहते हैं तो इस ट्रायल को तत्काल ड्रॉप कर दिया जाए। और लॉर्ड आचिनलेक के उस पत्र के प्रभाव में ब्रिटिश सर्स ने, अंग्रेज़ों ने पहली बार किसी केस के ट्रायल को ड्रॉप किया है। अन्यथा उन्होंने न्याय के नाम पर अधिकांश लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। और फिर इसी आचिनलेक ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम था एग्जिट प्लान, कि विषम परिस्थितियों में, जो बिगड़ी हुई परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें यदि भारत देश को छोड़ के जाना पड़ेगा तो किन चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को हम किस तरीके से भागेंगे इस देश को छोड़कर। उस प्लान का नाम था एग्जिट प्लान।
ये दर्शाता है कि अंग्रेज कितने अधिक डरे हुए थे। इन डरे हुए अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों की शर्तों पर हमने अपने देश को 565 रियासतों और 2 डोमिनियन में बंट जाने दिया। हमारी दुष्टता इस बात से परिलक्षित होती है कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के समय स्पेशली जो कोलकाता और उसके आसपास जो नृशंस हत्याएं की गई थी, बलात्कार किया गया था, धर्मांतरण किया गया था, वह चंद महीने पहले ही हुआ था। एक दूध पीता बच्चा भी इस बात का अनुमान लगा सकता था कि जब ये देश धर्म के नाम पे बटेगा तो चारों तरफ कत्लेआम होगा। फिर ये जानते हुए सुरक्षा के कोई उपाय क्यों नहीं किए गए, और जिस रात चारों तरफ हत्या का तांडव नृत्य चल रहा था पाकिस्तान में, वहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू एडमिना के साथ बुलेट नामक मूवी को देख रहे थे। इसके दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ऐसे हमारे राजनेता जिन्होंने अंग्रेजों से षड्यंत्र करते हुए, साठगांठ करते हुए 700 करोड़ रुपए देते हुए परतंत्रता को खरीदा, और आपके ऊपर ही उन्होंने गुलामों के वही नियम जो 1860-61 के दशक में अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखने के लिए जो प्रशासनिक, जो पुलिस और जो न्यायिक व्यवस्था का ढांचा बनाया था, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही हमारे ऊपर थोप दिया। अभी जो 3 नए कानून राजेंद्र जी बनाए गए हैं, वो भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है। अधिकांश सेक्शन में आप देखेंगे कि पुराना सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। क्या हम में इतनी अकल नहीं है कि हम अच्छा कानून अपने लिए लिख दें? क्या कहना है राजेंद्र जी आपको? जी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जब हम चांद पे जा सकते हैं और जब लाइव टेलीकास्ट हो सकता है, सारे कुछ हो सकती है, सारी टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो कानून के लिए टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाई जा रही है? यदि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में सुना हो तो 2017 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि 5 सर्टेनिटी के साथ हम अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को ज़मीन पर उतार सकते हैं, जिसमें आम आदमी को इवन थाने में रिपोर्ट करने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो एक बटन दबाएगा, एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर उसके घर पहुंचकर उसकी एफआईआर दर्ज करेगा। जहां पर कानून में ये प्रावधान करने के लिए उस कॉन्सेप्ट नोट में लिखा गया था कि झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर की तायद करते हुए झूठे इमेजनरी काल्पनिक कथन अपने आप लिख लेना, पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करते हुए निर्दोषों को फंसाना और दोषियों को बाहर निकालना, और वकीलों के द्वारा झूठी जिरह करके दोषियों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी साबित करना, ये 5 परजरी के जघन्य अपराध होंगे। जहां पर 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हम अधिकतम 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की हिम्मत और औकात नहीं रखती है। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के सिस्टम के माध्यम से हम अधिकतम 30 दिन में न्याय दिला पाएंगे। तो हमारे कुछ साथियों ने मुझसे पूछा कि मुझे आपकी टेक्निकल अप्रोच, जो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की है 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके, उस सब के बारे में मुझे जानकारी है। मुझे इस बात का विश्वास है कि आप बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से हमें जजमेंट तो दिला देंगे 30 दिन में, लेकिन आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे जब मेरे आंखों के सामने कोर्ट में बैठा हुआ मुंशी अपने मजिस्ट्रेट के सामने
सबके सामने घूस खा रहा है। तो डीजी साहब आप मुझे बताइए, क्या आप मजिस्ट्रेट के, जज के दिमाग में घुस जाएंगे? आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? ये ऐसा प्रश्न राजेंद्र जी आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। जी जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है। तो मैंने उन्हें 3 सरल उपाय बताए जो मैं अब आपको भी बताता हूँ, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जज आपको न्याय देने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे। तो पहला संशोधन होगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट, इसको रिपील कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अच्छी प्रक्रिया को बनाने में बाधा बन रहा है। जी दूसरा, एक की जगह 2 अपील का प्रावधान कानून में किया जाएगा। एक जो आज की अपील है जिसको अपील अगेंस्ट द जजमेंट कहा जाएगा, और एक नई अपील होगी जिसका नाम होगा अपील अगेंस्ट द जज। यदि कोई फरियादी अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करता है तो वो अपनी अपील में उन साक्ष्यों को विस्तृत ढंग से लिखेगा कि जिससे ये आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन जज महोदय ने साक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हुए गलत निर्णय दिया है। जी इस केस की जो सुनवाई होगी, इसमें जो जज महोदय हैं या पैनल ऑफ जज है, वो स्वयं जो है कटघरे में खड़ी होगी और उसे जो है अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे जी तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहाँ डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। तो भविष्य में जज को बाहर करने के लिए कोई महाअभियोग पार्लियामेंट में चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जी जी वो गलत निर्णय दे दे और उसे डिफेंड ना कर पाए, यही महाअभियोग पर्याप्त है, राइट। और फिर तीसरे प्रावधान के तहत उसमें संपत्ति जब्त करने से लेकर भारी दंड का जो है ना प्रावधान होगा, जो जज महोदय को अपनी जेब से देना होगा। इन 3 प्रावधानों के साथ राजेंद्र जी मैं आपसे पूछता हूँ, जज महोदय आपको न्याय देने के लिए विवश होंगे या नहीं? तुरंत होगा सर। फिर वो कोई कंसीडर नहीं करेंगे और आप भी सिर्फ विचार करेंगे कि हमसे गलती कहीं ना होने पावे। करेक्ट। उनका इससे दिमाग हटेगा कि कौन अरबपति अंदर बंद है, छोड़ने से कितना मिल जाएगा। इससे सोचने से लाख गुना बेहतर सोचेंगे कि हमको कैसे हमको सुरक्षित न रहूं, इससे उनको ज्यादा निगाह रहेगी। तो राजेंद्र जी आपको विश्वास हो गया है कि छोटे से 3 उपाय करना बहुत ही आसान है ना? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत बढ़िया सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कुछ विचारने वाली चीज है। ये उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि मैं अगर सही रहूंगा तो मैं टिका रहूंगा, मैं गड़बड़ तो मैं बाहर हुआ लाइन से। करेक्ट। मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेंगे तभी आगे जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन ये जो है ना वर्तमान व्यवस्था काम नहीं करने वाली है। आप जितने सही निर्णय देके अपनी रेटिंग बनाएंगे, उसी असेसमेंट के आधार पर आपका पदोन्नति होगा। तो गलत निर्णय देना का मतलब है कि नौकरी तो जाएगी, आप कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का तो सपना भी नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते। राइट। अब जो इसमें चौथा प्रावधान था वो था कि डिजिटल चित्रगुप्त के जो 21 टेक्नोलॉजी हैं, वो हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। यदि कोई व्यक्ति अपराध करने की नीयत से बाहर निकलेगा तो ये डिजिटल चित्रगुप्त इस बात का अनुमान लगा सकेगा कि राजेंद्र गुप्त जी जो है वो अपराध की नीयत से बाहर निकलने वाले हैं। इनका अपराध का टारगेट कौन होगा, ये किस रास्ते से जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, इनके साथ कौन कौन व्यक्ति होगा, इनके वाहन में घातक हथियार होंगे या नहीं, और इन घातक हथियारों का दुरुपयोग या उपयोग करने की इनकी सोच और शक्ति है या नहीं, इसको वो अनुमान लगाएगा। और जब आप रास्ते में निकलेंगे तो जो बीच की नोट्स होंगी, बीच के जो कैमरे होंगे,
उसकी जो एआई होगी वो उसको क्रॉस कंफर्म करेगी कि हाँ जो आपने प्रिडिक्शन किया है उसी के अनुरूप जो है राजेंद्र गुप्त जी काम कर रहे हैं, और फिर राजेंद्र गुप्त को टेक्नोलॉजी उस जगह पे पकड़ेगी जहाँ पर राजेंद्र गुप्त की औकात एक कुत्ते की होगी। अब आपने एक कुत्ते की औकात वाली वर्ड हमने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग शब्द कह दिया, कुत्ते की औकात, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कहा गया है कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। शेर होता है। लिहाजा यदि हम कुत्ते को उसकी गली में पकड़ेंगे तो शेर की तैयारी से पकड़ेंगे, अन्यथा हम कुत्ते को उस जगह पकड़ेंगे जहां उसकी औकात कुत्ते की होगी। सही है। और 99% एक्यूरेसी से आप अपराध करने के पूर्व अपने टारगेट को हिट करने के पहले तमाम साक्ष्यों के साथ क्राइम फ्री भारत आपको गिरफ्तार करेगा, वो भी विथ सर्टेनिटी। और 5वीं सर्टेनिटी उस कॉन्सेप्ट नोट की थी कि सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। आज की दुष्ट प्रक्रिया में व्यवस्था जो है अपराध की जनक है। व्यवस्था जो है व्यक्ति को विवश करती है कि उसका जो है ना पेट भरने के लिए अपराधी अपराध करे। दूसरा कारण है कि यदि हालात इतने खराब हो जाएं कि अपराधी को लगे कि जेल एक अच्छी जगह है जहां छत भी है, खाना भी है, टेलीविज़न भी है, एंटरटेनमेंट भी है, योगा भी है, इलाज भी है, और जेल जाने के नियत से यदि वो अपराध करेगा तो ऐसे अपराध को कोई भी नहीं रोक सकता है। लिहाजा सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट करने का कॉन्सेप्ट भी भारत सरकार को भेजा गया था। तो ये राजनेताओं ने तो 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में मान्यता मिली, और 2019 से आज तक मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूँ। और 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भारत सरकार को भेजा गया था कि वह कानूनी व्यवस्था क्या होगी जिसके तहत ये क्राइम फ्री भारत, करप्शन फ्री भारत जमीन पर अवतरित होगा। ये कानून का ड्राफ्ट 30 सितंबर 2020 को भेजा गया था। ये अभी भी भारत सरकार को विचाराधीन है, लेकिन ये राजनेता आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं देना चाहेंगे। अभी इन राजनेताओं ने, आपको मालूम है, जो 2024 की पार्लियामेंट गठित की है, इसमें 543 सांसदों में से 251 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। इनमें जो कि 46% होता है, इनमें से 170 जो कि 30% होता है जघन्य अपराध, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन में इन दुष्ट राजनेताओं के साजिश के तहत हमारे पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट बना दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये राजनेता आपको अच्छे राजनेता देते हैं या जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के तहत अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं? राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है? जी, सही कह रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि ये अपने कैंडिडेट को फाइनल कैसे करते हैं? तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए एक फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट लेके आई हैं जिसका नाम है विनेबिलिटी। इन सभी राजनीतिक पार्टियों को और दुष्ट राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में विनेबिलिटी दिखती है। राजेंद्र जी, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? सही कह रहा है, 100% सही है। ये सही है नहीं है? जी, सही है। सही है। अब जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी और सभी राजनेता एक जैसे ही हथकंडे अपनाते हैं। ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, फ्रीबी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और मुर्गे बांटते हैं
गरीबों को सब्ज बाग दिखाते हैं, गरीबों के वोट को खरीदते हैं, लेकिन गरीबों जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जी जी ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमेशा यह कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं अपनी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जी। ये सही है कि नहीं है? नहीं, सही है सर। सभी नेता ये कहते सुनाई देते हैं कि मैं तो अपनी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। इन दुष्टों की छाती फटती है कहते हुए कि मैं 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनके हित के लड़ने के लिए उन्होंने मुझे जिताया है। ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी, सही कह रहे हैं सर। तो अब आपके पास केवल एक ही विकल्प है कि ये राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं दे सकते हैं, और जो भी हमने आपको परिस्थितियां बताई हैं, ये परिस्थितियां एक अंधकारमय स्थिति को दर्शाती हैं। जी हम जी और आप मूर्खतापूर्वक अंधकार से लड़ रहे हैं। मैं जी आपसे पूछता हूँ राजेंद्र जी, क्या अंधकार से लड़ा जा सकता है? अधिकार से लड़ा जा सकता सर। नहीं, अंधकार से लड़ना एक मूर्खता है। जी अंधकार जी का सरल उपाय है, एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। जी जी, उतना बहुत है उसके लिए। तो अच्छे भारत का संकल्प एक वो दीपक है जो जी अच्छे भारत को जो है जमीन पर उतार सकता है। इसके लिए हमने पूरी रणनीति टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जो मैं जी आप यदि हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाके सुनेंगे तो आप जी उसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और जी यदि आपको नहीं मिलता है और आप तो फिर आप हमको व्हाट्सएप पे यदि मांगेंगे तो वो दस्तावेज और डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जी मेरे हर मैसेज में यूट्यूब चैनल का हवाला है, उस यूट्यूब चैनल पर 10,000 से भी अधिक वीडियोज़ हैं, उसे सब्सक्राइब करके देखें और उसके वीडियो को जन जन तक अपने लोगों के बीच में पहुंचाएं। जी। उसमें तो सर, एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसके माध्यम जी से आप क्राइम फ्री भारत मिशन के यदि आप उससे जुड़ेंगे तो जी जो चीज़ हम उसमें पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंचेगी, उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। जी तीसरा, हमने क्राइम फ्री भारत मिशन का वेब पोर्टल की लिंक शेयर की है। मैं चाहूँगा कि उसमें आप जाके देखिए, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम प्रेजेंटेशन को पढ़िए। जी चौथी लिंक हमने आपको टेलीग्राम ऐप की दी है, जिससे आप टेलीग्राम के अपराध मुक्त भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़िए। जी और पांचवी हमने लिंक दी है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, जो 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, और ये मेरिट लिस्ट है अपने लोगों को जोड़ने की। जी इसमें हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है जी और उस संकल्प को प्रत्येक रविवार को दोहराना है, और वो दोहराना है अपने लोगों के बीच में, और ये काम रोटेशन के आधार पर करना है। तो अपने जो आपके अपने स्वजन हैं उनके जो है रोस्टर बनाइए, और रोटेशन के आधार पर वो अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनके लोगों को आमंत्रित करें, और क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो आपको सभी चीज़ों को ठीक ढंग से समझा रहा है उसको साथ में बैठकर सुनें, और फिर अच्छे भारत का संकल्प लें, और उसका वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर यदि आप भेजेंगे तो वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगा। जी सामने वालों के जो प्रश्न हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि उसका वीडियो बनाकर भेजें, तो उनके प्रश्न और जवाब दोनों को हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। जी यदि हम इसी प्रक्रिया को चंद दिनों तक संकल्प के साथ करते जाएं, और यदि हम ये संकल्प लें कि हम 10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का व्रत पूरा करेंगे, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये लक्ष्य बहुत आसान है, क्योंकि 144 करोड़ लोगों में से हमने 44 करोड़ पहले छोड़ दिए। इस मॉडल के तहत 10 × 10 × 10 9 टाइम्स जो है ना 100 करोड़ होता है, और इसमें 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। ये संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन 9वें दिन संकल्प पूर्ण होने के बाद उन्हें किसी को नहीं भी जोड़ेंगे तो भी ये 100 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। इसका मतलब है कि 44 करोड़ जो छोड़ दिए हैं
और 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं। इस प्रकार 144 करोड़ में से 134 करोड़ को यदि वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ पाता है तो भी ये संकल्प पूरा होगा। केवल 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें अपने संकल्प के हिसाब से 9वें दिन 10 लोगों को जोड़ना है। क्या 144 करोड़ में से ऐसे महापरिवर्तित भारत के लिए, ऐसे 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले अद्भुत भारत के लिए क्या अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, क्या उसके 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? नहीं सर, कोई कठिन नहीं। इस मॉडल में 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन हैं, लिहाजा उन्हें 10 के मान से 20 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन हैं, 10 के मान से 3 दिन में 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, 144 करोड़ लोगों में से केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है 4 दिन में। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन हैं और केवल 9,000 लोगों को ही मॉडल के अनुसार 5 दिन में जोड़ना है और बदले में आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन हैं, 10 के मान से केवल 900 लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन हैं, केवल 90 लोगों को, 144 करोड़ में से केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हुए हैं उनके पास 8 दिन हैं, तो इस मॉडल में केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और इस मॉडल की शुरुआत जो मैथिली शरण गुप्त ने की है उनके पास पूरे 9 दिन हैं। एक ही व्यक्ति को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, वो था मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने दूसरे लोगों की निष्क्रियता के कारण 21 से 90 लोगों को जोड़ दिया है। यदि हम सब लोग संकल्प लेके अपने अपने कर्तव्य को निर्वहित करते हैं, यदि हम प्रति रविवार को एक जगह इकट्ठा होते हैं और पब्लिक को छोड़ें, केवल अपने से जुड़े लोगों को यदि हम इकट्ठा करते हैं तो, और इतने अद्भुत भारत पाने के लिए क्या ये कठिन है? नहीं सर, आसानी से कम समय में हासिल हो जाएगा। और देखा जाए तो ये तो एक दिन में संभव है। यदि मैथिली शरण गुप्त का वीडियो वायरल हो जाए और सभी लोग उसको समझकर उसी दिन जुड़ जाएं, तो क्या ये एक दिन में संभव नहीं है? हो जाएगा सर, एक दिन में भी संभव है, बशर्ते हमें जागना पड़ेगा, बशर्ते हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना होगा, बशर्ते हमें अपने बच्चों को अच्छा भारत देने की बात करना होगी। आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? नहीं सर, हमारे जेहन में नहीं उठ रहा, बस हमको ये बताइए इसको ज्वाइन के लिए क्या करना है, क्या फॉर्मेलिटी इसकी है, कैसे कैसे? हमारे हर वीडियो में कुछ लिंक दी गई हैं। पहली लिंक है YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करने की। मैं आपसे राजन जी अनुरोध करता हूं कि इमीडिएटली वो मैसेज यदि आपके पास नहीं है तो मैं अभी आपको भेज देता हूं। यदि आपके हाथ में वो मैसेज है तो पहली लिंक से आप क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें 10,000 से अधिक वीडियो हैं, वो आप उस पर देखिए। जो हमारी और आपकी वार्तालाप है ये शुद्ध 10 मिनट के बाद क्राइम फ्री भारत मिशन YouTube चैनल पर आपको सुनने के लिए अवेलेबल होगी। तो हमारी जो बातचीत है ये भी एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है लोगों को जगाने का काम करेगी। दूसरा जो है, मैं चाहूँगा कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे सभी वीडियो पहुंच जाएं। तीसरा, मैं चाहूँगा कि आप हमारे वेब पोर्टल पे जाएं और हमारे प्रेजेंटेशन से लेके ढेर सारी चीज़ उसमें हैं, उसको आप विस्तार से देखें। चौथा चीज़ मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम ऐप का जो हमारा मेन क्राइम फ्री भारत मिशन का ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम ऐप बहुत ज़रूरी है। ये व्हाट्सएप ग्रुप इन राजनेताओं का गुलाम बन चुका है, इनके सहारे पर रोज़ मैथिली शरण गुप्त को बाधित कर रहा है। लिहाजा अब हमें व्हाट्सएप की बजाय टेलीग्राम ऐप को महत्व देना होगा। टेलीग्राम ऐप में 2 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है।
टेलीग्राम ऐप में आपका नंबर सुरक्षित और सीक्रेट रहता है, दूसरा उसे नहीं देख सकता है। टेलीग्राम ऐप में हर सामान्य सदस्य को जोड़ने का अधिकार प्राप्त है, उसके लिए उसे एडमिन होना जरूरी नहीं है। टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फ़ाइल भेजी जा सकती है, जबकि व्हाट्सएप में केवल 25 MB की फ़ाइल ही भेजी जा सकती है। लिहाजा टेलीग्राम ऐप ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुरक्षित है और हम कम ग्रुप के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं। यदि हम 1 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें मात्र 50 ग्रुप बनाना होंगे। आज समझ रहे हैं? तो या फिर हम नेक्स्ट चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को, जो 5वें हमारी लिंक है, उसके माध्यम से आप उसे डाउनलोड करें और उसे पहले तो अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसे पढ़ें। बात समझ रहे हैं? अबाउट द कम्युनिटी में जो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें विस्तार से लिखी हुई हैं, राइट। और फिर उसी ऐप में, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप में, नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो कि ऑटो जनरेटेड है, वो दिखाई देगा। आपने कितनों को जोड़ा, क्या जोड़ा, वो दिखाई देगा। और उसके नीचे 3 लिंक हैं जिनके माध्यम से आप बड़ी सरलता से अपने से जुड़े लोगों को पहले व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फिर कॉपी करके जो आपका ग्रुप है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपका एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से बचपन से लेके अब तक आप संपर्क में आए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको इस ग्रुप में जोड़ लीजिए। और इस ग्रुप में फिर अपनी लिंक डालकर उनसे जुड़ने का और ऐप को डाउनलोड करने का अनुरोध करिए। जो व्यक्ति प्रत्येक रविवार को बुलाएगा, उसको जो है ना अनुरोध है कि वो अपनी लिंक अपने इस ग्रुप में डाले। और यदि यही प्रक्रिया हम करेंगे तो बड़ी आसानी से संकल्प शक्ति फलीभूत होगी, राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। ये ऐप जो 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक गांव की मेरिट लिस्ट, तो गांव की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने पर सरपंच बनेगा, जो मोहल्ले में नंबर 1 आएगा वो पार्षद बनेगा, जो शहर में नंबर 1 आएगा वो मेयर बनेगा, जो ज़िले में नंबर 1 आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, राज्य में नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 आने पर उप मुख्यमंत्री और 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम हैं और यूपी में 402 सबसे अधिक हैं, तो 70 से 402 के बीच में आने पर वह विधायक बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर आने पर प्रधानमंत्री, दूसरे और तीसरे पर आने पर उप प्रधानमंत्री, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री और 543 में आने पर सांसद बनेगा। हमारे इस प्रक्रिया से आपको बिना किसी को मशका लगाए आप खुद जो है सत्ता का ताज अपने सिर पर पा पाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। मैंने विस्तार से अभी एक आशीष गोही से मेरी बात हो रही थी, उनको मैंने समझाया है कि वो प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बावजूद भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, लिहाजा मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आशीष गोही से जो मेरी चर्चा हुई है उसका वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, उसे आप विस्तार से सुन लेंगे तो जो चर्चा में हमने कुछ पॉइंट आपसे चर्चा में छोड़ दिए हैं उसकी पूर्ति वहाँ से हो जाएगी। तो राजेंद्र जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे ढंग से समझ में आ गई है? जी सर, समझ में आ गई है। क्या आप मोटिवेटेड हैं कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत जमीन पर उतारेंगे? नहीं, अच्छा अपने बच्चों भविष्य के लिए उतारेंगे जमीन पर, मोटिवेटेड नहीं है। क्या आप ये समझ चुके हैं कि ये राजनेता दुष्ट हैं, ये आपको कभी अच्छा भारत नहीं देंगे? कभी नहीं दे सकते, इससे संभव नहीं है सर। तो फिर जो संभव है, चंद दिनों में संभव है, सत्ता का ताज भी सिर पर है, महापरिवर्तित भारत भी है, तो फिर ये नए युग की क्रांति अच्छे भारत के संकल्प से होकर गुजरेगी। आओ हम अच्छे भारत का संकल्प अपने स्वजनों के साथ प्रत्येक रविवार को दोहराएं। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय। क्या कहना है आपका? ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर। आपको पूरी बात समझ में आ गई है?